नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। 7 राज्यों में और 13 सीटों पे उपचुनाव के नतीजे आए आज, और उन 13 में से इंडिया ब्लॉक 10 सीटें जीत गई। बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई और 1 सीट निर्दलीय के हाथ में लगा। तो इस वीडियो में ये समझ लेते हैं, क्या बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है क्या इस अब? क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है क्या? क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया है क्या? क्या अब ये लोग नहीं चाहते और लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं उपचुनाव के बाद? इस बात को इस वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ कि 7 राज्यों में 13 सीटों पे उपचुनाव हुए, और उपचुनाव के बाद आज रिजल्ट आया, और रिजल्ट में जो है इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया भाई, और उसने जो है 10 सीटें अपने नाम कर ली 13 में से। ये याद रखिए, टीएमसी बंगाल में सब चारों की चारों सीटें जीत गई, कांग्रेस भी अपनी 4 सीटें जीत गई, एक आम आदमी पार्टी जीता और एक जीता डीएमके। इन सबको मिलाने के बाद इंडिया ब्लॉक के 10 सीटें हो जाती हैं, और बीजेपी सिर्फ 2 ही सीटें ले पाई, एक हिमाचल से और एक मध्य प्रदेश से। हाँ, मध्य प्रदेश में ये बीजेपी के लिए ये अच्छा रहा कि ये छिंदवाड़ा की सीट, जो हमेशा कांग्रेस की सीट रही है, उसको बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया। ये जो थोड़ी सी राहत की बात बीजेपी के लिए जरूर रही। लेकिन क्या उपचुनाव कोई संदेश दे रहा है क्या देश को? क्या उपचुनाव के जिस तरह से परिणाम आए हैं, इस परिणाम के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी अब एक तरह से मतलब डिक्लाइन होती जा रही है? जो बीजेपी 2019 में जिसकी 303 सीटें आई थी, वो 2024 में 240 पर सिमट गई। 62-63 उनके जो है एमपी जो है हार गए। तो इस वीडियो में इस बात को मैं समझाता हूं कि देखिए, उपचुनाव का जो नतीजा होता है वो कभी भी, ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, पिछली बार भी देखा होगा, 2014 से आप देखते आ रहे होंगे कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो हमेशा कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं। बीजेपी हमेशा ही उपचुनाव के नतीजे ज़्यादातर हारती आई है। एक टाइम तो ये था जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो उन्होंने अपनी गोरखपुर की संसदीय सीट छोड़ दी थी, और वो भी सीट जो है ना, जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी उसमें हार गई थी। आप समझ रहे हैं? गोरखपुर की सीट जो है ना, बीजेपी हार गई थी। तो बीजेपी उपचुनाव में इतना अच्छा नहीं कर पाती, और ये जो बातें निकल के आ रही हैं कि अब हिंदू जो है बीजेपी से नाराज हो गया है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, कि अयोध्या की सीट भाई बीजेपी हार गई, अब तो बद्रीनाथ की भी सीट हार गई। अब ये अफवाह, अब ये जो है शोर शराबा ये चालू हो रहा है कि अयोध्या तो हारे ही हारे थे, अब तो बद्रीनाथ भी हार गए, तो हिंदुओं का जो है मोह भंग हो गया है बीजेपी से, हिंदुओं का मोह भंग हो गया है नरेंद्र मोदी से। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस चुनाव से एक्चुअली किसी भी सरकार को, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी के राज्य की सरकारें हों, या डीएमके हो या आप हो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और किसी भी सरकार का कोई संदेश इस उपचुनाव से लगाना मुझे लगता है व्यर्थ है। और इस उपचुनाव में अगर आप बहुत बारीकी से आप इसका आकलन करेंगे ना, तो आपको ये नजर आएगा कि कांग्रेस ही बद्रीनाथ से जीती थी, और वही कांग्रेस के जो विधायक थे वो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आने के बाद बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। नाम था राजेंद्र सिंह भंडारी। तो ये कांग्रेस में थे, ये बीजेपी में आ गए, फिर वहां उपचुनाव हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर से कांग्रेस को ही जिताया गया, और बीजेपी यहाँ हार गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आप मत समझिए कि हिंदू कोई विरोध करने लग गया है। और मैं ये कहता हूं कि उपचुनाव का जो बीजेपी का हारने का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है वोटिंग परसेंटेज। जहां पे भी आप देखोगे ना कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है, मैं कहता हूं बीजेपी को वहां पे हार निश्चित होती है। क्योंकि बीजेपी का वोटर जो है ना, वो फोन पे लोगों के सामने जाके बहस करने में अव्वल है। उनसे जाके बहस करता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ने डेवलपमेंट कर दिया, मोदी जी देखो विदेशों में कितना नाम कर दिया, मोदी जी ने पूरे देश को बदल दिया। इस तरह की बातें जो है बीजेपी का जो
कोर वोटर बोल लो या बीजेपी का समर्थक बोल लो, वो इस तरह की बातें तो करता है, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है ना तो वो घर से नहीं निकलता ज़्यादातर है। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे जो वोटर्स हैं, जो हमें सपोर्ट तो करते हैं लेकिन ये वोट डालने नहीं आते, ये हमेशा उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो है 30-40% तक ही रह जाता है। तो जब 30-40% रहेगा तो बीजेपी के जीत की संभावना बिल्कुल कम होगी और बीजेपी जीत से मुझे लगता है बहुत कोसों दूर, उसी वोटिंग परसेंटेज की वजह से कोसों दूर रह जाएगी। तो वोटिंग परसेंटेज आप देखो 2024 के इलेक्शन में भी यही हुआ कि बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में जो इतना बुरा हाल हो गया और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई, इसका जो सबसे बड़ा कारण यही रहा ना कि वोटिंग परसेंटेज जो है ना उत्तर प्रदेश की कम रही थी और वोटिंग परसेंटेज की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। देखिए 2024 हो या ये उपचुनाव हो, इसमें एक चीज जरूर नजर आ रही है कि पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो बीजेपी से जरूर कट रहे हैं। और देखो इसका बहुत बड़ा लोगों ने बहुत तरह तरह की व्याख्याएं करी, तरह तरह के अपने अपने कमेंट दिए, तरह तरह के लोगों ने इसका जो है विश्लेषण किया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस का अच्छा करने का जो सबसे बड़ा कारण है ना कि उनके पास मल्लिकार्जुन खड़गे पिछड़ी जाति से आते हैं। तो जब किसी पार्टी का अध्यक्ष जो है ना वो पिछड़ी जाति से आता है ना तो उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है और पिछड़ी जाति वालों ने खुल के कांग्रेस को वोट किया कि अपने अध्यक्ष के प्रति उन्होंने जो है एक मतलब उनके फेवर में जाने की कोशिश करी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं। तो बीजेपी को यही देखना चाहिए कि अपने पिछड़े जाति वाले को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पोजीशन दी जाए जिससे कि ये देखो राष्ट्रपति बनाने से कुछ नहीं होगा, राष्ट्रपति बनाने से जरूर फायदा तो जरूर हुआ बीजेपी को, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर बोलूँगा कि बीजेपी को या तो अध्यक्ष हो या चीफ मिनिस्टर हो या किसी बड़े बड़े पद पे पिछड़ी जाति के, ओबीसी के, इनके समुदाय के लोगों को आगे करना होगा फ्रंट में। तो फ्रंट में आप आगे करोगे तभी जाके आप कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं, तभी जाके समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं। देखो समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि मुस्लिम जो हैं वो पूरे के पूरे इनके साथ जुड़े हुए हैं। और देखो बीजेपी के साथ तो वैसे कभी भी जो है ना मुस्लिम रहा नहीं, मुस्लिम ने तो हमेशा ही बीजेपी के विरोध में ही वोट डाला है। तो बीजेपी और ये लोग जो हैं मुस्लिम समुदाय जो है ये भले ही कहते हैं ना पहले मतदान फिर जलपान, ये लोग इसी में भी विश्वास करते हैं, ये वोट डालने जरूर जाते हैं। इनके घर में पहले खाना बाद में मिलेगा, पहले वोट डालने जाते हैं। ये आपको लाइन में लगते हुए जो है ना बुरखा में, टोपी में, सब जगह जो है ना आपको मुस्लिम समुदाय के लोग मिल जाएंगे। और ये अपने जिनको जिताने के लिए एक बार ये कस लेते हैं कमर, उसके प्रति जो है पूरी 100% से उनके साथ रहते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम जो है ना बीजेपी के या जो हिंदू वोटर्स हैं उनके है, भाई सपोर्ट जरूर करता है लेकिन वोट डालने नहीं जाता। तो इसलिए उपचुनाव में ये जो नतीजा आया है ये मुझे लगता है बीजेपी के लिए लग रहा होगा कि अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन अभी नहीं है। बीजेपी का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो है ना बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा मतलब चुनाव आने वाला है वो है महाराष्ट्र का और हरियाणा का। हरियाणा में मुझे लगता है बीजेपी को नुकसान डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन बीजेपी के लिए बस हरियाणा में एक चीज़ है कि कांग्रेस जो है ना एक साथ नहीं है। कांग्रेस में वहाँ खेमे तरह तरह के खेमे बने हुए हैं, हर एक जितने भी सांसद हैं या जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनके अपने अपने खेमे हैं। लेकिन बीजेपी का अब तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनाना मुझे लगता है थोड़ा सा टफ जरूर होगा अब। लेकिन महाराष्ट्र में भी हमने देखा लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ था क्या उसका कुछ बीजेपी ने कुछ इम्प्रूव किया है, नहीं किया है, क्या बीजेपी फिर से जो है कम बैक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी विधानसभा में। और विधानसभा का इलेक्शन जो है बस अब कुछ ही 1-2 महीने की बात और रह गई है। हरियाणा के भी इलेक्शन की 1-2 महीने की बात और रह गई है। हरियाणा में तो मुझे लगता है बीजेपी का नुकसान जरूर होगा, लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन बनती है ये
आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, बीजेपी ने कमर वहाँ ज़रूर महाराष्ट्र में कस ली है, लेकिन हरियाणा में अभी भी सिचुएशन इतनी बढ़िया नहीं है। आप लोगों को क्या कहना है, ये जो उपचुनाव हुए हैं, क्या उपचुनाव से मोदी को कुछ घबराने की ज़रूरत है भी कि नहीं है? मोदी जो है क्या 2029 से पहले ही रिटायर हो जाएंगे क्या? सिचुएशन ऐसी लग रही है आपको कि नहीं, मोदी कम बैक करेंगे और हरियाणा में या महाराष्ट्र में या झारखंड में नहीं अच्छा करेंगे? आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग मेरे वीडियो, मेरे कंटेंट से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैसेज करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। और आप अगर आप मेरा वीडियो देखना और चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे नोटिफिकेशन का जो बार है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बेल की घंटी को प्रेस कर दीजिए और उसे एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे कि आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। और अगर आपको कोई मैसेज करना हो तो बिना गाली दिया मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।